हेलो गाइस, अगले पड़ाव में अपने देखते हैं कि साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए 81 नंबर से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के। और उसमें जो क्वेश्चन आ रखा है, पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर दे रखा है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। क्वेश्चन दे रखा है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रोनोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, तो टाइम की स्टडी की जाती है, टाइम के बारे में बताया जाता है। क्रोनोलॉजी अपने पढ़ती है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम से संबंधित है ये। देखो समय की अवधि, पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, टाइम के बारे में बता रखा है, समय की अवधि के बारे में। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की, टाइम की स्टडी है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी का आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में किसने बताया था? तो इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। साइंटिस्ट का नाम आता है नरेंद्र कंपानी। इन्होंने बताया था किसके बारे में? ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक तंतु। और प्रकाशिक तंतु कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो फिजिक्स का एक लॉ लागू होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर दही को भिगोकर मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? देखो, भिगोकर मक्खन निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो विसरण, अपोहन, अपकेंद्रण, कौन सी विधि काम में लेंगे? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के अंदर अपने कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, एक फोर्स काम लगता है। वो कहां लगता है? केंद्र से बाहर की ओर बल काम करता है, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो दही में क्या होता है कि सेंट्रल में एक मशीन लगा देते हैं और सेंटर से उसको घुमाता है, उसमें फोर्स कहां लगता है? बाहर की ओर। किस सिद्धांत पर काम करेगा? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, हाँ, साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? फिजिक्स का लॉ पूछा जा रहा है, एक रूल पूछा जा रहा है कि किसका कारण है? विवर्तन का, ध्रुवण का, व्यतिकरण का, परावर्तन का। रिफ्लेक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है। किसके बारे में? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? तो देखो, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण क्या होता है कि दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें, दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें, उनकी आवर्ती भी समान होनी चाहिए और उनकी कला भी समान होनी चाहिए। जब एक ही माध्यम से गुजरती है, इनका मीडियम एक ही होना चाहिए, तो उनके सरंग और गर्त जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो उनका एक साइड हमें कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। एक साइड कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। इस घटना को क्या बोलते हैं अपने? इंटरफेरेंस या व्यतिकरण बोलते हैं। तो व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले में रंगीन दिखाई देते हैं। पानी के ऊपर ऑयल की जो लेयर होती है, तेल की परत होती है, वो भी हमें रंगीन दिखाई देती है। सड़क पर बिखरा हुआ तेल है, वो भी हमें रंगीन दिखाई देता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? व्यतिकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? अपने को पता है परमाणु और परमाणु जुड़कर क्या बनाता है? अणु बनाता है। एटम प्लस एटम इज इक्वल टू क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल। सिंपल सा क्वेश्चन है। परमाणु छोटा भाग होता है, ये जुड़कर क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आणविक संरचना के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? एक अणु के बारे में क्या सही और क्या गलत है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के चक्कर कभी नहीं लगाता है, पहला गलत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। सी वाला सही है इसके अंदर। ये पूछा रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, वो तो न्यूक्लियस का मतलब हो रहा है सेंट्रल पार्ट में है, केंद्रक में है, और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसेस होता है। देखो, ये केंद्रीय भाग हो गया, इसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? इसके चारों ओर। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.10 कूलाम। अगर प्रोटॉन का पूछा जाएगा तो उसका सेम ही चार्ज है, लेकिन वैल्यू किस में हो जाएगी? प्लस के अंदर। प्लस में वैल्यू है तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का। लेकिन किसका पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है, तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस में। वैल्यू माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसका पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। सूर्य में ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? सनलाइट जो बनती है उसका लॉजिक पूछा जा रहा है कि सनलाइट बनने का लॉजिक क्या होता है? सूर्य पर ऊर्जा बनने का कारण पूछा जा रहा है। तो सूर्य पर ऊर्जा कौन सी अभिक्रिया से बनती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। कौन सी अभिक्रिया से? नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो वहां पर क्या क्या जुड़ता है? वहां पर अपने कह सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़कर क्या बनाता है? हीलियम। और क्या निकलती है वहां पर? अत्यधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो जुड़ने के कारण ही वहां पर अभिक्रिया का नाम पूछा जा रहा है, नाभिकीय संलयन। आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक होगा
संलयन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कार्बन 14 का पूछा जा रहा है। कार्बन 14 समस्थानिका का संबंध किससे है? कैंसर के निदान में, पृथ्वी के आयु निर्धारण में, जीवाश्म के आयु निर्धारण में, अनुरेखण तकनीक में। देखो कार्बन 14 का उपयोग किसमें किया जाता है? फॉसिल्स एज में, यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारण के अंदर। अपने को पता है कोई भी जीवाश्म को प्राप्त होता है तो उसकी आयु बताने के लिए उसका अर्ध आयु काल ज्ञात किया जाता है, वहां पर एक आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। आइसोटोप्स कौन सा यूज करते हैं? कार्बन 14 का। तो जीवाश्मों की आयु निर्धारण में कौन से समस्थानिका? और कैंसर के उपचार के अंदर अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर किसका आंसर आ जाएगा? कोबाल्ट 60। कैंसर के उपचार में कौन से समस्थानिका यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, प्रोटियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम क्या होता है? प्रोटियम एक समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स होता है। किसका? हाइड्रोजन का। किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? 3 समस्थानिकों में सबसे पहला जो भाग आता है उसको बोलते हैं 1h1, दूसरा भाग आता है 1h2 और तीसरा भाग आता है 1h3। पहले वाले भाग का नाम क्या होता है? प्रोटियम। पहले वाले भाग का नाम क्या होता है? प्रोटियम। और दूसरे वाले का नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और तीसरे का नाम क्या होता है? ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए हैं? 3। कौन कौन से? 1h1 प्रोटियम, 1h2 ड्यूटेरियम, 1h3 ट्राइटियम। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला बराबर क्या होता है? n बराबर a माइनस जेड। a कितना है? 1। z कितना है? 1। 1 में से 1 गया, उत्तर कितना आ गया? 0। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रोटियम है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रोटियम है क्या? हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को क्या लिखा? 1h1, ड्यूटेरियम को 1h2, ट्राइटियम को 1h3। क्या पूछा जा रहा है? न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर्मूला n बराबर a माइनस जेड। तो a माइनस जेड करेंगे, 1 में से 1 गया, उत्तर कितना आ गया? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग के लिए, जंग मतलब यहां पर पूछा जा रहा है कि वो लोहे के ऊपर जंग लगता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सही कथन क्या? जंग के लिए सही कथन क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, अधातु में लगता है। जंगलीय अपघटन का उदाहरण है कोई नहीं। फेरिक ऑक्साइड होता है जंग। लोहे के ऊपर जंग लगता है, किसका उदाहरण है? फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4। लोहे के ऊपर जंग लगता है तो उसको अपने लिखते हैं Fe3O4। देखो लोहे का एक क्वेश्चन नहीं आता है, लोहे में जंग लगता है उसका भार घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर क्या होता है? लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगता है तो उसमें अपने कह सकते हैं Fe+O2 के अभिक्रिया से बनेगा, तो इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा? Fe3O4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड। एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसमें कौन सा गुण होता है? वो अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज। किसमें चेंज नहीं होता है? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के समय विन्यास, घनत्व, आकार, द्रव्यमान, नो चेंज तो कभी भी द्रव्यमान होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन भार होता है वो प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्रव्यमान। शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए विधि का नाम पूछा जा रहा है। शुगर से अल्कोहल बनाने की विधि का नाम फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है। शुगर से अल्कोहल बनाने की विधि का नाम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। यानी शर्करा से एथेनॉल जो बनाया जाता है उस विधि का नाम पूछा जाए, जिसको अपने सामान्य भाषा में ऐसा बोलते हैं, शराब बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? किण्वन। और एक अपने कह सकते हैं कि दूध का दही में बदलना भी क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। कौन सी? किण्वन कहलाती है। तो यहाँ पर साफ साफ देखा है, शुगर से अल्कोहल बनाने की विधि का नाम क्या होता है? फर्मेंटेशन, या क्या बोलते हैं? किण्वन। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दे रखे निम्नलिखित अभिक्रिया के बारे में क्या है ये पूछा जा रहा है। NH3 प्लस O2 इज इक्वल टू 4NO प्लस 6H2O, यानी अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जा रही है और NO बन गया, प्लस में जल के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या एक दूसरे को चेंज कर रहा है? नहीं। संयोजन हो रहा है, बीच में प्लस का निशान है, जुड़ रहा है। अपचयन अभिक्रिया का अभिक्रिया अपचयन हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। उदासीनीकरण का उदाहरण है क्या? नहीं, उदासीनीकरण का नहीं है, अपचयन हो रहा है इसके अंदर। ऑक्सीकरण और अपचयन दो प्रकार की रिएक्शन होती है। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। दूसरा अपने कहते हैं कि अपचयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है, इसलिए इसको अर्ध अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर,
क्यों कि नाइट्रोजन में यहाँ पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ नाइट्रोजन के साथ क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन में से क्या निकल गया, हाइड्रोजन का भाग। यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन का। तो ये किसका उदाहरण हो गया, अपचयन का। उदासीकरण नहीं है। 2 और 4 वाला ऑप्शन कोई है इसके अंदर, देखो 2 और 4 का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। 1 4 2 3, 2 और 3 दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन के अंदर है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया लिखा हुआ, देखो इसको मैं करता हूं ऊपर। ये ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन के अंदर है 1 और 4। अब देखो ए ऑप्शन में 1 और 4 दे रखा है, 1 और 4 नहीं है। बी ऑप्शन दे रखा है 2 और 3, 2 और 3 हमने टिक मार्क किए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला। ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर में क्या हो जाएगा, 2 और 3। ये देखो 2 और 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फ्रियोन 12 का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। फ्रियोन 12 कैसे बनता है, फ्रियोन 12 को लिखते हैं अपने 3 बातों में लिखते हैं, एक्स वाई जेड 12 लिखना है, 0 1 2 को लिखते हैं। एक्स किसको बताता है, कार्बन माइनस 1 को, वाई किसको बताता है, हाइड्रोजन प्लस 1 को, जेड किसको बताता है, एफ को। तो कार्बन कितना रखें, 1। कार्बन की 1 की वैलेंसी कितनी, 4। 12 बनाना है तो फ्रियोन कितने रखेंगे, 2। कितने फ्रियोन जोड़ दिए, 2। पीछे बचे हिस्से में क्या जोड़ दो, 2। क्लोरीन। फॉर्मूला क्या बन गया, सी एफ कितने हैं, 2। Cl2 कितने हैं, 2। CF2Cl2 कोई फॉर्मूला है क्या, CF2Cl2 ए ही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत सिंपल है। फ्रियोन का नामकरण करते हैं तो 3 चीजें देखते हैं अपने, एक्स वाई और जेड। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन माइनस 1। वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन प्लस 1। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन की संख्या को। तो हमारे पास क्लोरीन की संख्या 12 को अपने क्या लिख दिया, 0 1 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, CF2Cl2। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कार्बन के अपर रूप एलोट्रोप्स है, उनके बारे में पूछा जा रहा है। कार्बन के अपर रूप का चयन कीजिए। ग्रेफीन कार्बन का अपर रूप होता है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफीन होता है, फुलरीन होता है, हीरा ग्रेफाइट फुलरीन, ये तो कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बोरेंडम नहीं होता है। कार्बोरेंडम अपने कह सकते हैं कि डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड होता है, ये वाला आर्टिफिशियल डायमंड है। हीरा होता है, कार्बाइन होता है, कार्बाइन अपने कह सकते हैं कार्बन का भाग होता है। क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय प्रकार के अपर रूप के अंदर कार्बाइन आता है, फुलरीन आता है, ग्रेफीन आता है, कार्बोरेंडम नहीं आता। ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसके अंदर पहला दूसरा हो, चौथा और पांचवा हो, पहला दूसरा चौथा और पांचवा पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तीसरा नहीं होता है कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम क्या होता है, आर्टिफिशियल डायमंड होता है, जिसको कार्बन के संघनन से बनाया जाता है हीरे को। नेक्स्ट, साबुन के अणु में होता है। साबुन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि साबुन में इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला क्या दे रखा है, एक जलरागी शीर्ष और जलविरागी पूंछ होता है। जलरागी शीर्ष और जलरागी दोनों ही पूंछ में सेम ही दे रखा है, जलरागी दोनों ही नहीं होते हैं। एक जलविरागी शीर्ष और जलविरागी दोनों जलविरागी दे रखे हैं इसके अंदर, ये जलविरागी ऐसा भी नहीं होता है। एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पूंछ, हाँ एक जलरागी दे रखा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफिबिक और हाइड्रोफोलिक पूछा जा रहा है। एक जल विरागी शीर्ष और एक जल विरागी पूंछ, क्या लॉजिक होता है इसका, देखो इसको मैं बनाता हूँ साबुन की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो थोड़ा सा अपने एक साबुन का उदाहरण लिखते हैं, C17H35COONA। इसको 2 पार्ट में अपने लिखेंगे, तो एक यहाँ पर लिख लिया लंबी श्रृंखला C17H35 और एक यहाँ पर लिख लिया COONA। ये लंबी श्रृंखला है, ये रिप्रेजेंट की जाती है हमेशा किस रूप में, एक जिग जैग लाइन के रूप में, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक हेड के रूप में। तो ये तो क्या हो गया, जिग जैग लाइन, टेल, क्या बोल दिया इसको, टेल, और इसको क्या बोल दिया आपने, हेड। टेल और हेड। अब कौन सी स्ट्रक्चर होती है वो पानी के साथ जुड़ती है, COONA का ऐसा, ये पानी के साथ जुड़ता है। पानी के साथ एक होता है जुड़ता है, एक पानी के साथ नहीं जुड़ता है। जो नहीं जुड़ता है जल विरागी बोलते हैं, जुड़ दिया फिर जल रागी बोल दिया। इंग्लिश में बोल दिया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ये पानी के साथ जुड़ता है तो क्या बोल दिया इसे, हाइड्रोफिलिक, और इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोफोबिक। जो नहीं जुड़ता उसे क्या बोल दिया, हाइड्रोफोबिक। तो C17H35 टेल हो गया, पूंछ हो गया, पानी के साथ नहीं जुड़ता। हेड हो गया, पानी के साथ जुड़ता है। तो एक जल रागी शीर्ष हो गया, इस हेड को बोल दिया अपने जल रागी, हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, और शीर्ष का हिस्सा हो गया। और दूसरा क्या हो गया, जल विरागी पूंछ हो गया, टेल हो गया, ये हाइड्रोफोबिक हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। साबुन की स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, तो यहां देखो एक टेल हो गया, एक हेड हो गया, एक C17H35 का हो गया और दूसरा COONA का हिस्सा हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पूछी जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? क्यों मैथ वाले सर? 3 × 10⁵ हो जाएगा। किलोमीटर और मीटर में कितना होता है? 10⁻3। 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो अपने कह सकते हैं 10⁵ है तो किलोमीटर पर सेकंड, 10⁸ है तो मीटर पर सेकंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है। पानी की टंकी है, पानी से भरी बाल्टी है, ऊपर से देखेंगे तो पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किस घटना के कारण? अपवर्तन के कारण। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। किसके कारण होता है ऐसा? अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। मान लीजिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी। ऊपर माध्यम कैसा है? हवा। ये काल्पनिक रेखा कौन सी हो गई? अभिलंब। अब अपने यहां से देखते हैं तो इस रेखा को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, तो ये यहां दिखने की बजाय हमें थोड़ा सा यहां दिखेगा। इसमें साइन आई बटा में साइन आर बराबर म्यू अपने बात करते हैं, स्नेल का नियम। तो वहां पर अपने कह सकते हैं आवासीय गहराई बटा वास्तविक गहराई से म्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना केवल नाम पूछा जा रहा है, तो कौन सी घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण। मृग मृच्छिका, मिरेज पूछा जा रहा है। मृग मृच्छिका के कारण दिखाई देने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मिरेज बोलते हैं इंग्लिश में इसे। और किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। परावर्तन अपवर्तन सी आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। मृग मृच्छिका का बनना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक इसका आंसर और पढ़ी था आपने, OFC ऑप्टिक फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। गर्भाधारण। ठीक है, नेक्स्ट इतना ही हो गया अपना केमिस्ट्री फिजिक्स का, इतना ही था। थैंक यू। हाँ भाई, तो अपने रीट वाली टेस्ट सीरीज में मैथ साइंस वाले में कुछ 1 5 7 10 1% बायोलॉजी की है, जो मैं बता देता हूँ किस तरह से आंसर है। तो देखो, पहला 101 नंबर प्रश्न है अपना, गर्भ धारण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखना, गर्भ धारण के लिए दे रखा है एक तो रिलैक्सिन, एक एस्ट्रोजन दिया हुआ है, एक एंड्रोजन्स दिया हुआ है, एंड्रोजन्स, और एक प्रोजेस्टेरोन। देखो, रिलैक्सिन होता है वो तो प्रसव क्रिया में मदद करता है, ये गर्भकाल के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन होता है वो, ध्यान रखना, मिनेस्ट्रल साइकिल के लिए उत्तरदायी होता है, इसकी कमी से प्रारंभ होता है। एंड्रोजन्स नर हार्मोन होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन होता है वो, ध्यान रखना, गर्भ धारण के लिए उत्तरदायी होता है। भी इसका जो ऑप्शन होगा सही वो डी ऑप्शन, द नंबर ऑप्शन होगा। गर्भ धारण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। देखो, जैसे ही निषेचन हो जाता है ना, निषेचन होने के बाद एक ग्रंथि बनती है अंडाशय के अंदर जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। उस कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होता है वो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट जो अगला अपना क्वेश्चन है वो है, सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखना, वैश्विक कार्बन सकल, सकल का मतलब होता है ग्रोस, जो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसके अंदर मिलती है? तो ध्यान रखना, महासागरों के अंदर होती है। उसके बाद यदि अपने बात करें बैक्टीरिया जन्य रोग है, बैक्टीरिया के कारण कौन सा विकार होता है? तो इसमें अपने को 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो दे रखा है खसरा। देखो, खसरा होता है वो रुबियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है, और वायरस जनित रोग होता है ये, ठीक है। कुष्ठ रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्री के कारण होता है, और ये जीवाणु जनित रोग होता है। इसके कारण होता है जीवाणु जनित रोग होता है, कौन सा? कुष्ठ। डेंगू होता है वो आर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस के कारण होता है, ये वायरस जनित विकार है। एड्स होता है वो HIV के कारण होता है, भी ध्यान रखना। तो इसमें अपन ने से पूछा है बैक्टीरिया के कारण होने वाला विकार कौन सा है, तो ध्यान रख लेना कौन सा है? कुष्ठ। और कुष्ठ किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेम्प्री के कारण होता है। फिर अपना 104 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो 104 नंबर क्वेश्चन है वो है, पक्षियों में परिवर्तन के दौरान पोषण दिया जाता है। तो ध्यान रखना, पक्षियों में परिवर्तन के दौरान जो पोषण मिलता है वो, ध्यान रखना, इनमें कोई अंडायुज है, ये अंडायुज में ज्यादातर जो अंडायुज होते हैं ना, उनमें जो पोषण दिया जाता है परिवर्तन के दौरान है, तो ध्यान रखना वो यौक द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये अंडे देते हैं एक तरह से, ठीक है। इनमें कोई प्लेसेंटा वगैरह वो नहीं बनती है, ठीक है। फिर 105 नंबर अपना क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा यौक द्वारा पोषण मिलता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ध्यान रखना, सबसे पहले हृदय हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था वो, ध्यान रखना, क्रिश्चियन बोनार्ड ने। किसने? क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। और ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। क्या नाम था? डॉक्टर वेणु
गोपाल। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहला कृत्रिम हार्ट कौन सा बनाया गया था, तो ध्यान रखना जार्विक 7 है भी, जो रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, ठीक है, जार्विक 7। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया था वो क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था, भारत में पहला डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा, और पहला कृत्रिम हार्ट जो आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया गया है वो जार्विक 7 है भी। अगला जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती, तो देखो पहला है राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स होते हैं, और कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक जीव द्रव्य में फैला रहता है एक तरह से, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। उसके बाद अपना 107 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखाई देती है, क्या कारण है, तो ध्यान रखना पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो ध्यान रखना 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में से हरा जो प्रकाश होता है ना, वो क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती है, और हरा प्रकाश है वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो लाल और नीले में होता है, सबसे कम पूछा जाए तो किसमें होता है, बैंगनी में, और कौन से में बिल्कुल भी नहीं होता, तो हरे प्रकाश में नहीं होता, क्योंकि पत्तियां हरे प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। उसके बाद 108 नंबर अपना क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो ध्यान रखना जीवाणु जनित रोगों की यदि अपने बात करें तो इन्फ्लुएंजा है, फ्लू वायरस के कारण होता है, ये वायरस के कारण है, वायरस जनित रोग है। ट्रेकोमा ये जीवाणु जनित रोग है भी, ट्रेकोमा भी जीवाणु जनित रोग है। और ध्यान रखना 6 रोग है वो भी जीवाणु जनित है। इसमें थोड़े ऑप्शन 2 दे दिए, थोड़े इसके 2 आंसर सही हो रहे हैं, ब और स। ट्रेकोमा आंख से संबंधित होता है, नेत्र गोलक से संबंधित होता है, जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और दूसरा क्षय रोग या टीबी होता है, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण होता है। जिसके 2 ऑप्शन सही है भी, ट्रेकोमा भी जीवाणु जनित है और क्षय रोग टीबी रोग भी। और चेचक होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता ही है, ठीक है, ये वायरस जनित रोग है। तो इसके 2 है, ब और स 2 सही हो जाएंगे भाई। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग है, तो फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है एम्फाइसीमा कहा जाता है। फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर अपना, कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहां होता है, तो ध्यान रखना विटामिन ए जो संचित होता है ना, वो लीवर में होता है। और लीवर की बात याद रख लेना, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन होता है वो लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। इसको हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर क्या संचित रहती है, विटामिन ए संचित रहती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा एक तरह से। तो ये 10 से क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, धन्यवाद भी। नमस्कार सभी बच्चों को। मैथ साइंस की मैथ की आंसर की में आपका सभी का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन, मैथ का जो संडे का एग्जाम हुआ था उसमें सभी बच्चे देखेंगे। 121 का आंसर क्या होगा, 82 से 100 तक की 19 संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, एवरेज ही बोल सकते हो आप। देखो लगातार कोई भी संख्या है, लगातार संख्याओं का माध्य कभी भी निकालना हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 होता है। लगातार कोई आए चाहे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर आए, चाहे होल नंबर आए, चाहे आपकी इवन नंबर आए, चाहे ओड नंबर आए, इनका कभी भी माध्य निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 होता है। फर्स्ट देखेंगे तो 82 फर्स्ट है, लास्ट आएगी 100, क्योंकि 82 से 100 तक जाएंगे तो 19 संख्या बनेगी, 9 10 19, और माध्य निकालने तो 2 का भाग कर देंगे। इनको जब जोड़कर काटेंगे या पहले काट देंगे 41 और 50, 50 और 41 91, जिसने किया था उसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 122। इसमें सिंपल सा प्रश्न था, माध्य का वर्ग बताना है। माध्य का वर्ग बताना हो मीडियन, माध्य का यानी मीडियन क्लास कभी भी बताना हो, आपको पता होगा, अपने टॉपिक में पढ़ा होगा, इसमें सीएफ निकालना होता है। सीएफ क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। संचय क्या होता है, हर एक, ये एफ का मान है, ये एक्स का मान है, एफ के मान को जोड़ना। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 5 जोड़े 16 आएगा, 16 में 9 जोड़े 20, 20 में 3 जोड़े 23। तो एन का मान निकालना है, तो जितने भी टोटल आए उसमें 2 का भाग दे दो, तो 30/2 12.5 आएगी। 12.5 से जस्ट बड़ी सीएफ ही आपकी माध्य का वर्ग होगी।
तो 12.5 11 के बाद ये वाला जो होगा वो माध्य का वर्ग होगा प्लस 48 से 52 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, 6 संख्याओं का माध्य 27 दिया हुआ है, माध्य यानी औसत। आप योग भी कर सकते हो, 27 को 6 से गुणा कर दो। 6 संख्याओं का माध्य 27 दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या हटा दी तो संख्या रहेगी 4। इन सभी का माध्य यानी औसत 26 है, तो हटाई गई संख्या बताओ क्या होगी। एक हटा दी तो संख्या रहेगी 5। योग वाला भी तरीका है, पर मैं मेरी क्लास में एक तरीका और बताता हूं। यहाँ एक कम करेंगे, यहाँ एक कम करेंगे। 6 में से एक कम किया माइनस के 6, 26 में से एक कम किया माइनस के 26, 26 और 6 32। जिसने किया उसका राइट आंसर होगा। आप योग करके कर सकते हो, 27 गुणा 6 आएगा। 6 में से 26 गुणा 5 संख्याओं का योग घटाओगे गुणा भाग करके, तो राइट आंसर 32 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सिर्फ आंसर से मतलब है, मैं कोई समझाने से मेन मकसद नहीं है। जल्दी कैसे करें एग्जाम में, मेन इतना ही पार्ट बता रहा हूं। इस सवाल में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है वो 8000 है, वो आय नहीं है, ये व्यय और परिवार की बचत 8000 है। जो यानी बाद वाले के लिए आता है, बचत इसकी 8000 है, बचत 8000 है। तो 8000 बचत है, तो डिग्री में बचत कितनी दे रखी है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इंटू टोटल इनकम होती है 360, टोटल इनकम होती है 360। तो 360 यहां से टोटल करेंगे 6 पर जाएगा, 8 के 48,000 इनकम आएगी टोटल इसकी। या कुछ बच्चों ने गलती की होगी 8000 करके, कुछ बच्चे 8000 को व्यय और परिवार की बचत मान रहे होंगे। आय 8000 नहीं है, आय तो 48,000 आएगी। इसके क्वेश्चन शायद नेक्स्ट पार्ट में है, एक बार इतना ध्यान रखना। आय इसकी 8000 है, आय इसकी 8000 है, 8000 आय दी है। तो यहां से सवाल पूछा है शिक्षा पर खर्च कितना है। देखो 48,000 आय है, तो आपको ये बताना है शिक्षा पर डिग्री कितनी दी हुई है। शिक्षा पर डिग्री है 30 डिग्री। आप ग्राफ में चेक कर लेना, पेपर आपके पास होगा, और बटे में होता है 360 में से। अगर ऊपर डिग्री हो तो डिग्री आता है, प्रतिशत तो 100 आता है। इसको काटेंगे आप 0 से 0, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से 3, 4000 जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा 48,000 आय आएगी। यहाँ कुछ बच्चे 4000 आय कर लेते हैं, जिसके कारण गलत होता है। ये एक सिंपल प्रश्न था, भोजन पर किए गए व्यय का और बचत पे किए गए व्यय का अनुपात। भोजन पर अभी आप देखेंगे कितने डिग्री है, मैं मेरे पास पेज है उसमें से देख लेता हूं। भोजन पर है 120 डिग्री, भोजन पर दिया हुआ है 120 डिग्री, और बचत पर डिग्री दी हुई है 60। सिंपल इनका रेशियो पूछा था, आपको इनकम से कोई लेना देना नहीं है। जब रेशियो पूछे या परसेंटेज में पूछे तो इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो 2/1 यानी 2:1 उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर प्रश्न। एक पानी की टैंक की माप इतनी है। देखो अपने घर पर टैंक बनाते हैं, इसमें कितने लीटर पानी आएगा। पानी पूछे, हवा पूछे, मिट्टी पूछे, हमेशा क्या होता है आयतन, हमेशा क्या होता है आयतन। आयतन ही निकालना होता है, वॉल्यूम भी निकालना होता है। और टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये क्यूबॉइड यानी घनाभ हो गया। तो आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 गुणा 1.5 गुणा 2.5, 2.5 को 4 से गुणा करेंगे 10, 10 को 1.5 से गुणा करेंगे 15 घन मीटर की टंकी बनाई है। अब आप जानते होंगे 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची अगर टंकी हो, अपने घर पर जो बनाते हैं उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो 15 घन मीटर है, 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो 15 को 1000 से गुणा करेंगे तो 15,000 लीटर इसका उत्तर आएगा। शायद ऑप्शन इस पे आपको बोनस मिल जाएगा, ये शायद गलत कर दिया, 15,000 इसका उत्तर आएगा। राइट आंसर, ऑपरेटर की एक छोटी गलती है, 15,000 लिखा हुआ था, 1000 ही लिखा है यहाँ। 15,000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 देखेंगे। नेक्स्ट 127 नंबर प्रश्न। एक धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 है। गोले का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे,
गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी को बच्चे को पता है तो ये बेलन का वक्र और गोले का वक्र एक ही बात होता है। वक्र बोलो या कंप्लीट बोलें, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ एच बराबर 2 आर लेना होता है। ये बनाने का तरीका भी क्लास में बताया जाता है। तो 24 64 गोले का संपूर्ण पृष्ठीय या वक्र क्षेत्र दिया हुआ है, अपना होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटेंगे 22 से, काटेंगे 22 से कम 22 2, 22 से कम 22 2 पर जाएगा। 4 से फिर काटेंगे, 4 दूनी 8 28 पर जाएगा। 28 7 इंटू 4 होता है गुणा में 7 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट हो जाएगा, 7 दूनी 14 इसकी त्रिज्या आएगी। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, चतुर्भुज का विकर्ण। नॉर्मल चतुर्भुज दिया गया है। चतुर्भुज में आप एरिया जानते होंगे। एक चतुर्भुज, ये विकर्ण दे रखा है 12, विकर्ण डायगोनल की लंबाई 12 है, डाले गए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 8 है, ये वाला 5 है। इसका एरिया पूछा है। आप जानते हो या तो दो समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दो, नहीं तो आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी याद होगा 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंब का योग होता है। 8 और 5 13, विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए डायगोनल पर डाले गए लंब का योग होता है। वैसे ये दो समकोण त्रिभुज बनेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। इन दोनों का एरिया भी जोड़ सकते हो। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 13 6 78। डी इसका क्या होगा राइट आंसर। ये आयताकार एक मैदान दिया हुआ है जिसकी लंबाई तो दे रखी है 60 और चौड़ाई दे रखी है 50। इसके अंदर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा संगमरमर का दीवारों के सारे फर्श, दीवारों के सारे 4 मीटर चौड़ाई का पत्थर लगा हुआ है। तो पत्थर का एरिया पूछा है। यूं समझो चारों तरफ 4 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। लैंग्वेज चेंज कर दी। तो आप यूं भी कर सकते हो, पूरे का क्षेत्रफल हो गया 60 गुणा 50, इसमें से अंदर वाले की लंबाई रह जाएगी 60 में से 8 गया 52 और चौड़ाई रह जाएगी 50 में से 8 गया 42। इन दोनों को पूरे का क्षेत्रफल निकाल के अंदर वाला का निकालोगे तो माइनस करते ही उत्तर आ जाएगा। वरना क्लास में एक शॉर्टकट भी तैयार कराया जाता है 2l + b x - 4x² होता है। जब अंदर रास्ता बनाओ, बाहर बनाओ तो ये प्लस होता है। 2l का मान दे रखा है आपको 60 और b का मान 50। तो 60 और 50 110, रास्ते की चौड़ाई 4 है, -4 गुणा 4 की स्क्वायर। इसको हल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 110 को 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44, 44 दूना 88। 810 में से 64 माइनस करेंगे तो आपका क्षेत्रफल घटाने पर 810 में से 64 माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 816। 810 में से चेक करेंगे, 11 चौके 44, 44 दूना 88, 880 में से 64 घटाएंगे तो आंसर आएगा 816। 880 में से आप इन दोनों को गुणा करके भी घटा सकते हो, आंसर सही आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये एक बना हुआ है ABCD, एक समांतर पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, यानी इसका एरिया आ जाएगा 6 इंटू 4 24, 24 क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसने बोला है DE लंब है AB पर, DE लंब, ये कोण 90 डिग्री है, AB पर लंब है, AB पर DE एक लंब डाल दिया। तो त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल, ABF का ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल पूछा आपसे, ABF का क्षेत्रफल पूछा ये वाले पार्ट का, ABF का क्षेत्रफल। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज में कोई भी विकर्ण होते हैं वो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, क्योंकि कांग्रेसी के कारण हमेशा ही बराबर एरिया होता है इनका। पूरे का क्षेत्रफल 24 है तो 24 का आधा करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ABF का क्षेत्रफल आधा है।
क्योंकि ये लंब के कारण ये दोनों, ये चतुर्भुज और ये पूरा चतुर्भुज एक ही बात है। अब ये चतुर्भुज इसके बराबर ही होगा, इसलिए इसका आधा करते ही अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 131 नंबर प्रश्न, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न। 136 में द्विघात समीकरण या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटे में 2a, या फिर आप क्या करोगे, क्लास में डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है, 7 दूनी 14, गुणा तो 14 आना चाहिए प्लस माइनस 9 आना चाहिए। तो 14 के इस प्रकार फैक्टर करो कि 9 आ जाए, तो 7 इंटू 2 बन जाएगा 7 और 2, पर जोड़ माइनस का 9 आना चाहिए, माइनस का 9 आना चाहिए, तो दोनों माइनस लेने पड़ेंगे। ये फैक्टर करने के बाद जो एक का मान आता है उसका भाग करना होता है। एक का मान दिया हुआ है 2, 2 का भाग कर दो, बस। तो ये गुणखंड आ गए। अगर ये गुणखंड अगर संख्या में पूछे तो साइन चेंज कर दो। एक गुणखंड 7/2 आएगा, दूसरा बीटा का मान आएगा, ये कट जाएगा, माइनस है तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो 7/2 और 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 132 नंबर प्रश्न। 132 में सिंपल एक फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आप सभी बच्चे जानते हो, एक बार प्लस में और एक बार क्या होता है माइनस में। वैल्यू पुट से भी कर सकते हो, ए बी सी का कुछ भी वैल्यू मानो, जो आपका उत्तर यहां से आए वही ऑप्शन में उत्तर आना चाहिए। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, और एक बार माइनस में लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी। इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ये शायद प्लस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। 133 नंबर प्रश्न देखेंगे। 133 ए प्लस बी क्यूब, ये भी एक गुणखंड है, सर्व समीकरण से लिया गया है। आप जानते हो ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये एक सर्व समीकरण लगानी है, ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो ए बराबर अपने मानना है ए प्लस बी, या एक्स बराबर मान लो ए प्लस बी मानना है। बी का मान 2 की क्यूब यानी 2 की क्यूब 8 होता है, तो वाई का मान अपने 2 मान लिया, बस इस सूत्र में मान रख लो। ए माइनस बी यानी ए प्लस 2 में माइनस 2 करेंगे, ए प्लस 2 में माइनस 2, ये उत्तर तो नहीं होगा, इन तीनों में से उत्तर है, इन तीनों में से। यहां देखेंगे ए का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो गया आपका, ये उत्तर नहीं होगा, इन दोनों में से उत्तर है। आगे देखेंगे बी की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर क्या होता है, 4 भी तीनों में है। लास्ट में ए बी करना है, ए बी करेंगे तो ए प्लस बी को 2 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2b, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। ये फॉर्मूला ही लगाना था, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, सर्व समीकरण अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसके अलावा भी किसी के समझ में नहीं आए तो आप वैल्यू भी मान ही सकते हो, जैसे ए का मान आपने मान लो 1 मान लिया, बी का मान 2 मान लिया। यहां से जो हल करने पर उत्तर आएगा 2 और 1 3, 3 का क्यूब 27 में से 8 गया 19। जिस ऑप्शन का 19 आंसर आएगा ना वही अपना उत्तर होगा। वैल्यू पुट भी एक तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन कुल ब्याज साधारण ब्याज से लिया गया है। देखो डायरेक्ट करना है, वैसे तो आप नोट भी कर सकते हो, जैसे 2000 रुपए तरीके से बता देता हूं। समय 2 वर्ष के लिए दर 8% है, फिर 2500 रुपए 4 वर्ष के लिए दर 8% है, कुल ब्याज 700 है। एक तो ये तरीका है, कुल है तो बीच में मैंने प्लस लगा दिया। तो डायरेक्ट किया अगर देखो 2000 को 2 से गुणा करेंगे 4000 ब्याज यहां से आया, और 2500 को 4 से गुणा करेंगे 10,000 यहां से आया, 14,000 ब्याज रेशियो में आ गया, रियल में 700 ब्याज है। तो 700 की वैल्यू 14,000 के बराबर है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया करो, 1 0 से 1 0, 70 में 14 का भाग देंगे, 5% जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135।
सिंपल प्रश्न है। 5600 रुपए 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2000। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, 30 में से 4 गए 26 अप्रैल के, मई के 31, जून के 16 तक ही जाने। इनको जब आप टोटल करेंगे तो 6 1 7 और 6 13 73 दिन बनेंगे। वर्ष में रखना होता है हमेशा ही 365 का भाग दे देंगे। मूलधन आपके सवाल में दे रखा है 5600 और मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या होता है 100। बस इतना ही काम है। 2 0 से 2 0, ये 5 पर कटेगा 5, 5 से 5, 56 रुपए जिसने किया था उसका राइट आंसर होगा। ये एक बीजक की निम्न शर्तें बही खाते वाले सवाल हैं। सीट में सभी टाइप के सवाल हैं। ये नीचे वाले दिन होते हैं। अगर आप कोई चीज का नगद भुगतान करोगे तो 10% छूट मिलेगी। 1 से 10 दिन तक के बीच कर रहे हो तो 8% छूट मिलेगी। 1 से 20 दिन तक भुगतान कर रहे हो तो 6% की छूट मिलेगी। 1 से 20 दिन तक कर रहे हो तो 6% की छूट मिलेगी। इसी टाइप से 11 से 20 दिन के बीच करिए तो 4% की छूट, और 30 से 40 दिन भुगतान करिए तो नो डिस्काउंट मिलेगा। अब आपने भुगतान कब किया? 11वें दिन। 11वें दिन किया तो आपको 6% की छूट मिलेगी। कितने परसेंट की छूट? सी इसका क्या होगा राइट आंसर। छूट ही पूछी थी। ये भी अंकित मूल्य से लिया गया सवाल है। बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, मैं मेरा ही तरीका लगा देता हूं रेशियो वाला। 10% की छूट दी है, 10 की छूट दी है तो 10 का बट्टा होता है 1/10, यानी एमआरपी अगर 10 है, 1 की छूट दी है तो बेचा 9 में है। 20% का लाभ हुआ, 20 का बट्टा होता है 1/5। सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 आएगा। सवाल में एसपी 2 दिए हैं तो दोनों को बराबर कर दो। ये गजब का मेथड है। पूरा प्रॉफिट लॉस या पूरा ये जो बट्टे वाला डिस्काउंट पूरा टॉपिक एक से हो जाता है। तो दो चीज जो भी है बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए जैसे यहाँ 2 से गुणा कर दिया। यहाँ टेस्ट सीरीज में भी समझा नहीं सकते पूरा, बस तरीके बता रहा हूं। बराबर करते ही आंसर आ जाएगा। 50,000 अंकित मूल्य दिया हुआ एमआरपी, तो अपना एमआरपी यहाँ 20 है। इंटू में सीपी पूछा तो 5 दिया, 15 से गुणा कर दो। 2 से काटा 25, 25 को 15 से गुणा करते ही आंसर होगा 75। तो लास्ट में आना ही आना है। वैसे तो यही उत्तर आएगा, एक ही सी उत्तर 75 इसी में आएगा। 25 को 15 से गुणा करेंगे 375, 37,500 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी सिंपल लाभ हानि का क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल सीईटी में एग्जाम में पूछा गया था। इसमें भी मैं रेशियो बना रहा हूँ। 20% का बट्टा होता है 1/5। 5 वाली चीज 6 में बेची है, खरीदी 5 में है तो बेची 6 में। 10 की हानि है तो 10 वाली चीज 9 में बेची है। इतना ही काम है। 720 रुपए की दर से यानी 2 घड़ियां बेची। एक घड़ी 720 की बेची है, दोनों का एसपी सेम करना है। सेम ही प्रश्न है। 3 3 से ऊपर गुणा कर दो, नीचे 2 2 से गुणा कर दो। अगर ये आपने क्लास में तरीके कर रखे हैं तो समझ में आएगा, वरना अपने तरीके से आंसर निकालें। मैं एक तरीका डिस्क्राइब कर रहा हूं। लाभ और हानि परसेंटेज में बताना है। खरीदा 15 में है और दूसरी खरीदी 20 में, टोटल क्रय मूल्य 35 आएगा। विक्रय मूल्य 18 18 36 आएगा। परसेंटेज पूछे तो संख्या काम में लेने की जरूरत नहीं है। 35 वाली चीज 36 में बेची, 1 का लाभ होगा 35 पर गुणा में 100। कैंसिल करते ही आंसर आएगा 7 20/7, यानी 2 सही 6 बटा क्या आएगा 7 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139, परसेंटेज से लिया गया प्रश्न है। 139 नंबर प्रश्न परसेंटेज से लिया गया है। ये भी रेशियो से जा सकते हो, पर 9,000 वोट थे, डायरेक्ट कह रहा हूं। 15,000 इनवैलिड कर दिए तो 9,000 का 15% कितना होता है? भी 15 छिके 15 निमे 135, 1350 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। 9,000 में 1350 घटाएंगे, 8,000 में से 350 घटाएंगे, 7,650 वैलिड वोट रहेंगे। 7,650 सही है बिल्कुल। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52 मिला, एक को इसमें से 52 मिला है तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 48। इसी का पूछा, इसका 48% क्या होगा?
76 50 का 48% निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। इकाई अंक से सेट बैठे तो भी बैठा सकते हो, 0 से 0 कटेगा, 8 5 40 काटना ही पड़ेगा। 5 से काटेंगे 2 आएगा, 5 1 2 26 5 3, 2 से काटेंगे 12 चौके 48, 12 तिया 36, 76 50 ही होगा ना ये, चेक करो इसको दोबारा। 76 50 700, 76 50 में 350 जोड़ेंगे तो 8000 ही होगा, 9000 सही है। 76 50 का 48% कर दो, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 5 से फिर काटेंगे, 5 एकम 5 2 26, 25 1 बच गया 15, 5 दिए 15 सही है। 153 को 12 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, हासिल आएगी 3, 12 5 60 और 3 63, हासिल आएगी 6, 12 और 6 18, 1836 वोट आना चाहिए। गलत कर रहे हैं, अपने काटने में गलती कर रहे हैं। 7650 का 48% थोड़ा ही कम होगा, 7650 का 48% करके देखेंगे सभी बच्चे। 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, एक रह गया, एक रह गया, 0 लगेगा, 25 छके 150, 4 से काटा 12, अब सही है, 12 छके 72, 2 इकाई अंक वाले 2 ऑप्शन है, 2 7 हासिल रहेगी, 7 वाला यही है। डी उत्तर कैलकुलेशन करके देखेंगे, डी उत्तर आएगा इसका। यहाँ अपने काटने में गलती कर चुके हैं, इसका राइट आंसर समझ गए होंगे। 9000 का 15% कैंसिल हो गए, 1350 कम कर दो, 76 50 आएगा। एक्चुअल में ये रेशियो से करने वाला सवाल है, 20 में 3 कैंसिल हो गए, 17 रहेगी, इससे जल्दी होता है। चलो एक बार बेसिक ही बता दिया। अब इसमें से एक को 52 मिले तो दूसरे को 48 निकाल दो 76 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, सिंपल सा प्रश्न देखने में लग रहा है। का वाला नियम आएगा, का के आगे वाला जस्ट आगे वाला बट्टे में रहता है, 40 बटे 1200 गुणा में 100, काटते ही आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 10, 3 से 1/3% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141, ये एक पार्टनरशिप से प्रश्न लिया गया है। रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। 50 और 60,000 रुपए लगाए, ए ने 5 रुपए लगाए हैं तो बी ने कितने लगाए हैं, 6। समय इनका बराबर है, जबकि विनोद एक्टिव है, एक्टिव सक्रिय होने के कारण उसे 10% अतिरिक्त है। एक तरीका तो ये भी है, भी ये विनोद को जो 10% लाभ मिलेगा वो कुल लाभ में से घटाकर शेष लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटना होगा। नहीं तो मैं एक आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं, यहां से इसको 10% इसका पहले दे दो, बड़ा जल्दी सवाल हो जाएगा। अगर इसका 10% निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको 50 और 60 मान लो। 60 का 10% होता है 6, इसके पास 56 हो जाएंगे, इसके पास 54 रह जाएंगे। इस रेशियो में बांट दो बस, 56 और 54 में। कुल लाभ दिया हुआ है 26,400, अपना कुल लाभ है 56 और 54, सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है। 56 और 4 60, 110 होगा, 110 इंटू विनोद का हिस्सा 56 आ जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 240 को 56 से गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। 240 को 6 चौका 24, 6 चौका 24, इकाई अंक 4 आएगा लास्ट में, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। सी ऑप्शन जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142, सिंपल सेड एंड इंडेक्स का सवाल लिया गया है। 4 की पावर 2x प्लस 1 बट्टे में 16 का भाग देना है। 16 4 की पावर 2 होता है, 64 4 की पावर 3 होता है। ये इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3, टोटल पावर होगी 5। तो 4 से 4 कट गया, 2x प्लस 1 बराबर 5 आ जाएगा। 2x प्लस 1 बराबर 5 है तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। 2 जिस बच्चे ने किया था राइट आंसर होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे, यहां 2 रखते, 2 रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाएगी। 143 भी सिंपल प्रश्न है, या तो गुणखंड करो या कॉमन बढ़ाओ। रूट 24 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रूट 1 बच जाएगा, यहाँ रूट 9 बच जाएगा, और यहाँ रूट 96।
इसको फिर काटेंगे तो रूट 4 पर कटेगा ही। तो रूट 9 3 3 और 1 4, 4 बटे में 2, 2 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 जिस बच्चे ने किया उसका क्या होगा, सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 144। लास्ट जो टेस्ट बना था वो टफ था, शायद सोल्व नहीं कराया आपने। उसके अगर डाउट हो तो इनबॉक्स में डालना, अगले टेस्ट में सोल्व करा दूंगा। 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए? ऑप्शन से जा सकते हो। 7 जोड़ने से 276 बनेगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होता। 269 में 20 जोड़ो 289 ही होगा, 17 होता है। 16 जोड़ने से भी चेक कर लो आप, पूर्ण वर्ग तो नहीं बन रहा। क्या 9 6 15 1 6 1 7 8 285 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता ना किसी का, ये तो नहीं होगा। 20 ही उत्तर होगा इसका। 145 पर आएंगे सभी बच्चे। 145 इन सेंटर से प्रश्न बन गया क्या? त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक कौन है? एंगल बाइसेक्ट है। ओ पर बिंदु पर मिलते हैं, ये वाला बिंदु ओ है। यदि ए 90 दिया हुआ है, ए 90 ए 100 दिया हुआ है, ए ओ बी ओ सी ये वाला पूछा, देखो ये इन सेंटर है। एग्जाम में कम ही चांस है, पर टेस्ट में बाई चांस आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है थोड़ा सा प्रश्न। इसका एक फॉर्मूला होता है इन सेंटर का अंतः कोण का 90 प्लस कोण ए बटा 2। आप तरीके से हल भी करके देख सकते हो तीनों त्रिभुज का, एक इन सेक्टर और डाल के इन तीनों का एरिया अलग अलग निकाल दो। 90 प्लस ए बटा 2, ए का मान 100 है, 100 में 2 का भाग देंगे 50, 90 और 50 140। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146। एक वर्ग के दो जीवाएं बी ए सी 90 डिग्री लेना है। 90 डिग्री तभी होगा जब अर्धवर्त से हो। अर्धवर्त से बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, आपको पता ही होगा। जो व्यास से बनता है, डायमीटर से बनता है, वो 90 डिग्री का होता है। इसमें एक त्रिज्या ये 8 दे रखी है और ये वाली 6, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, आप जानते हो। ये 10 व्यास डायमीटर 10 है तो त्रिज्या कितनी आएगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147। 147 में इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमीकरण। वो आप जानते होंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस से करो, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, यूं होगा। ये वाला करेंगे तो ये नीचे तो 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 में 3 में से 2 गया 1 रहेगा। इन सभी के बटे में 1 आ जाएगा। ऊपर साइन चेंज कर दो, जैसे मान लो यहां लिख देते हैं। इसका परिमीकरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, रूट 3 माइनस 2। इसका भी करेंगे तो रूट 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा। आगे रूट 5 माइनस रूट 4 आएगा, आगे रूट 6 माइनस रूट 5 आएगा। अगर इन दोनों का अंतर 1 होना तो परिमीकरण करते समय प्लस का माइनस बना दो और माइनस का क्या बना दो? प्लस। डायरेक्ट कर सकते हो परिमीकरण अगर प्रैक्टिस है तो। अब ये चीज आएगा तो ये आप जानते हो, रूट 3 से कटेगा, रूट 4 से 4 कटेगा, रूट 5 से 5 कटेगा। अपने पास रह गया रूट 6 माइनस रूट 2। रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। सिंपल प्रश्न था, सेम फॉर्मेट बनाएंगे तो a की पावर b बराबर 5 की पावर 3। इस कंडीशन में एक ही कंडीशन में मान बराबर हो सकता है जब बेस का मान बेस और पावर का मान पावर हो। तो a का मान 5 आएगा, b का मान 3 आएगा। b का मान 3 है, a का 5। 3 को 5 बार गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। 3 को 5 बार गुणा करेंगे, 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये एक सांख्यिकी से प्रश्न लिया गया है। एक्स वाई जेड 3 संख्याएं हैं, इनका औसत होता है एवरेज। औसत एक का मान p है तो सभी का 3p होगा। अब इनमें से x, y और z में एक संख्या p और शामिल कर दी। पहले इनका योग 3p था, एक p और आ गया जो टोटल p हो गए 4p। इन चारों का औसत निकालना है तो 4 का भाग कर दो, 4 से 4 कट जाएगा, औसत क्या आ जाएगा? p। लास्ट आपका 150 नंबर प्रश्न।
चक्रवर्ती ब्याज से बड़ा ही सिंपल प्रश्न एग्जाम में आता है, बॉक्स वाले मेथड से बता रहा हूं। साधारण ब्याज 120 दिया हुआ है, यहाँ 60 आएगा, यहाँ भी 60 आएगा, क्योंकि ये बॉक्स साधारण ब्याज के होते हैं। टोटल 129 है, 60 60 120, यहाँ 9 रुपए आ जाएगा। 9 रुपए ब्याज कितने पर लगाया? 60। परसेंटेज बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 तिये 15%। जिस बच्चे ने किया उसका राइट आंसर होगा। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सिर्फ मेन हल ही करा सकते हैं, इसके अलावा डिटेल में ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग समझाना होता है। तो सभी का पुण्य धन्यवाद।